नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। एक विशेष समाचार सूची के साथ जिसका नाम है समाचार का सच, जिसमें हम आपको बताएंगे विविध समाचार पत्र का थोड़ा बहुत हम लोग आकलन करेंगे। न्यूज़ चैनल ने कौन से न्यूज़ को किस तरीके से दिखाया हुआ है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो दिन भर की घटना का सबसे बड़ा न्यूज़ जो है वो है कांग्रेस का। सबसे बड़ा दिन आज माना जाता है कांग्रेस के लिए। क्या है यह कांग्रेस का न्यूज़, वो सबसे बड़े पहले चेक करें। तो सबसे पहले देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर। विविध न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया ने इस तरीके का कुछ हेडिंग दिया हुआ है कांग्रेस के लिए, कौन बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष, इस तरीके का हेडिंग दिया हुआ है टाइम्स नाउ ने ये न्यूज़ को किस तरीके से लिखा हुआ है वो यहाँ पर हम लोग पढ़े। तो आज होना है मतदान और मतदान शुरू हो गया है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनेंगे उसके लिए सबसे बड़ा आज मतदान है। और गांधी परिवार के करीबी होने का और कई सीनियर नेताओं के समर्थन के कारण खड़गे का पार्टी अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसी बीच शशि थरूर भी वहां पर जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि शशि थरूर भी खुद को मजबूत प्रत्याशी के रूप में वहां पर पेश कर रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान शुरू हुआ है, ऐसा टाइम्स नाउ ने फ्रंट पेज के ऊपर ये समाचार लिया हुआ है। बाकी के समाचार जो दिख रहे हैं वहां पर टाइम्स नाउ जो लिख रहा है कांग्रेस के लिए वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि पार्टी के सीनियर नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच इस पोस्ट के लिए चुनावी मुकाबला आज शुरू हुआ है। इसी में कांग्रेस में 24 साल बाद नेहरू गांधी परिवार की बाहर से कोई अध्यक्ष बन सकता है। उसमें सबसे बड़ी बात वो लिखी है टाइम्स नाउ ने कि कांग्रेस में 24 साल बाद नेहरू और गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष बनेगा और प्रदेश कांग्रेस समितियों के 9,000 से अधिक प्रतिनिधि जो है वो गुप्त मतदान के जरिए पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की तैयारी में है और वहां पर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में और देश भर में 65 से अधिक केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। इसी बीच टाइम्स नाउ ने कुछ डिटेल ऐसी लिखी है वो यहाँ पर हम लोग पढ़े। तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और अन्य CWS के सदस्य और इसी के साथ सीनियर नेताओं का सहित कुल 75 कांग्रेस प्रतिनिधि दिल्ली के AICC मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और मतदान जो है वो कर चुके हैं। अब देखना ये रहेगा कि कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे। डिटेल जो बाकी के DNA न्यूज़पेपर ने लिखा हुआ है वो यहाँ पर हम लोग समझे तो दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में 280 प्रतिनिधियों वोट डालने वाले हैं। इसी बीच शशि थरूर अपना मत केरल कांग्रेस मुख्यालय तिरुवनंतपुरम से वहां पर डालेंगे और इसी बीच जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बेंगलुरु से वहां पर अपना मतदान करने वाले हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने लिखी है DNA न्यूज़पेपर और टाइम्स नाउ पोर्टल ने कि दोनों नेताओं के समर्थकों में भारी उत्साह दिख जा रहा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। बेलारी के मतदान केंद्र के बाहर सुरक्षा कड़ी कर गई है और बेलारी में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मतदान वहां पर करने वाले हैं और अभी वहां पर पहुंचे हुए। अब देखना यह रहेगा कि इसी बीच सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का कमान कौन संभालेगा। ये न्यूज़ जो है वो सबसे बड़ी वायरल हुई है और 12 घंटे की अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ जो मानी जाती है तो ये कांग्रेस की कमान के न्यूज़ है। अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। अब दूसरा न्यूज़ जो है वो सबसे बड़ा वायरल हुआ है वो है मनीष सिसोदिया का न्यूज़ वायरल हुआ है। आम आदमी पार्टी और CM जो है वो दिल्ली के डेप्यूटी CM मनीष सिसोदिया है, उनका सबसे बड़ा न्यूज़ जो है वो नेशनल न्यूज़ चैनल पे अभी चल रहा है। क्या है ये न्यूज़ वो हम लोग समझे तो दूसरा न्यूज़ लेते हैं आम आदमी पार्टी के, लेते हैं कि पीला गमछा और माथे पर तिलक, ऐसा हेडिंग दिया हुआ है कि पीला गमछा और माथे पर तिलक, सियासी संदेश देख रहे CBI के पास सिसोदिया पहुंच चुके हैं
और गिरफ्तारी की आशंका भी जताई जा रही है। इस तरीके का न्यूज़ जो है वो दैनिक जागरण ने लिखा हुआ है। दैनिक जागरण जो लिख रहा है उसमें दिल्ली के समाचार क्या लिख रहा है वो फ्रंट पेज के ऊपर डिटेल दी है, वो यहाँ पर हम लोग समझे तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गए हैं और उन्हें सीबीआई ने शराब नीति के घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। डिटेल क्या है वो यहाँ पर समझे तो टाइम्स नाउ कुछ ऐसा लिख रहा है कि उन्होंने केस को पूरी तरह फर्जी बताया हुआ है और इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति में हुए कथित घोटाले को वहां पर लेकर पूछताछ के लिए वहां पर बुलाया तो है, लेकिन एजेंसी ने उन्हें सुबह 11 बजे अपने समक्ष पेश होने के लिए वहां पर रविवार समन्स भेजा हुआ था। इसी बीच अब देखना ये रहेगा कि सीबीआई जो है वो क्या कड़ी कार्यवाही करती है या उनको रवाना करती है। पूछताछ के लिए जाने से पहले उन्होंने सिलसिलावार ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला और क्या लिखा है वो हम लोग समझे और दूसरे क्या डिटेल आई है वो यहाँ पर समझे तो डीएनए कुछ ऐसा लिख रहा है कि इसी दौरान उन्होंने सियासी संदेश देने का भी वहाँ पर कोशिश की और डेप्यूटी सीएम की पत्नी ने उनके माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। डिटेल कुछ ऐसी है कि वहीं पर मां ने पीले रंग का गमछा भी उनको मनीष सिसोदिया को पहनाकर रवाना किया। इसके बाद मंत्री ने मां का आशीर्वाद लिया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कहा कि मुझे आज सीबीआई ने बुलाया है, इनकी तैयारी आज मुझे गिरफ्तार करने की है, लेकिन इन्होंने पहले मेरे घर पर सीबीआई की रेड करवाई, साथ ही में जिसमें कुछ नहीं मिला उन सीबीआई को और एक पैसे का भ्रष्टाचार भी वहां पर मैंने नहीं किया हुआ है, ऐसा मनीष सिसोदिया बोले। उसी के बाद वो ऐसा कुछ बोले कि उसके बाद मेरे बैंक लॉकर की छानबीन की जिसमें से भी कुछ नहीं मिला और मेरे खिलाफ चलाया जा रहा पूरा का पूरा केस जो है वो फर्जी है, ऐसा मनीष सिसोदिया का मानना है। विविध सोशल मीडिया कुछ ऐसा लिख रहा है कि इनके मकसद मुझे गिरफ्तार करने के, जेल में डालने के हैं ताकि मैं गुजरात में ना जा सकूं, ये मुझे गुजरात जाने से रोकना चाहते हैं। ये मीन्स के वो केंद्र के में बैठी बीजेपी सरकार के बारे में मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं कि ये लोग जो है वो गुजरात मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं। और इसी बीच डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके कुछ ऐसा लिखा कि मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है और मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। मनीष सिसोदिया ऐसा लिखा ट्वीट के जरिए कि मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार बैठी है, ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं। मीन्स के यहाँ पर बीजेपी सरकार, मनीष सिसोदिया का ऐसा मानना है कि गुजरात में बैठी बीजेपी सरकार जो है वो बुरी तरीके से हार रही है, इसके लिए मुझे वहाँ पर गुजरात जाने से वो लोग मना करने के लिए ऐसा केस बना रहे हैं और इनका मकसद मुझे गुजरात चुनाव प्रचार में जाने से रोकना है। और उन्होंने ऐसा कहा कि गुजरात का चुनाव आंदोलन होगा, मेरे जेल जाने पर भी प्रचार नहीं रुकेगा। और उन्होंने ऐसा किया, मनीष सिसोदिया ने ऐसा कहा, लेकिन मेरे जेल जाने से गुजरात का चुनाव प्रचार रुकेगा नहीं और आज हर गुजराती खड़ा हो गया है और अच्छे स्कूल, अच्छी अस्पताल, नौकरी, बिजली के लिए गुजरात का बच्चा बच्चा अब चुनाव प्रचार कर रहा है और वो सभी लोग, गुजरात के सभी लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। तो इस बार जो है वो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा हारेगी, ऐसा मनीष सिसोदिया का मानना है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि केस को पूरी तरीके से फर्जी बताते हुए दिल्ली के मंत्री ने कहा कि मेरे खिलाफ एक पूरी तरीके से फर्जी केस बनाया हुआ है और मेरे घर में रेड की, कुछ नहीं मिला, मेरे सारे बैंक लॉकर उन लोगों ने देख लिए लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं मिला, मेरे गांव में जाकर सारी जांच पड़ताल की लेकिन वहीं पर भी कुछ नहीं मिला, ये केस पूरी तरीके से फर्जी है, ऐसा मनीष सिसोदिया का मानना है। और उन्होंने ट्वीट के जरिए सभी लोगों को संदेशा दिया। सिसोदिया का वहां पर सीबीआई पथ, वहां पर तिलक माला और शहादत के गान वहां पर रैली में बोले मेरी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है और मैं कुर्बाने के लिए तैयार हूं। अब देखना यह रहेगा कि इसके ऊपर भाजपा के आला कमान जो है, दिल्ली में बैठे भाजपा सरकार जो है, इसके ऊपर क्या कार्यवाही करेगी और नेता लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में क्या बोलते हैं। अब एक दूसरे स्टेट की तरफ चले तो दूसरा एक स्टेट हम लोग लेते हैं इंदौर। इंदौर में डीएनए न्यूज़पेपर ने एक सबसे बड़ा न्यूज़ वायरल किया हुआ है।
वो है एक्ट्रेस वैशाली की सुसाइड नोट के बारे में। वहाँ पर सबसे बड़ा ये 12 घंटे का मुद्दा जो चल रहा है वो इंदौर में चल रहा है, और ये डीएनए न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक्ट्रेस वैशाली ने जो सुसाइड किया हुआ है उसमें एक नोट लिख के उनका सुसाइड हुआ है और उनकी मौत हुई है। उसमें डीएनए न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे राहुल और दिशा ने टॉर्चर किया और दोस्ती का फ़ायदा उठाया, ऐसी कुछ उन्होंने चिट्ठी लिखी है एक्ट्रेस वैशाली ने, और वो मौत में चले गए हैं। डिटेल कुछ ऐसी आई कि टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मौत लव ट्रायंगल में हुई या फिर ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई, ऐसा क्वेश्चन मार्क वहाँ पर इंदौर में हो रहा है, और विविध सोशल मीडिया पे भी ये न्यूज़ जो है वो सबसे बड़ा वायरल हो रहा है। इसी बीच डीएनए न्यूज़पेपर ने जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर हम लोग समझे तो लॉकडाउन के बाद वह करियर को लेकर क्या सोच रही थी, वह मुंबई में न रहकर इंदौर में ही लंबे समय से क्या कर रही थी, वो सब सारे क्वेश्चन मार्क जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। इनमें से कुछ सवाल के जवाब एक्ट्रेस ने अपनी सुसाइड नोट में दिए हुए हैं। इसी बीच वैशाली ने सुसाइड नोट में राहुल नवलानी और उनकी पत्नी दिशा नवलानी पर मानसिक रूप से वहाँ पर आरोप लगाया, और वो पीड़ित हो रही थी उनकी पत्नी दिशा नवलानी और राहुल की वजह से, जिसके बाद पुलिस ने इस दंपति पर धारा 306 आत्महत्या के लिए मजबूर करने का एक केस भी दर्ज किया हुआ है, जिसमें डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है। वहाँ पर नवभारत टाइम्स ने ऐसा लिखा कि पुलिस ने आरोपी राहुल को रविवार को ही हिरासत में ले लिया था, और सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने उसे घर पर ही पकड़ लिया, और पुलिस को जब ये सुसाइड नोट मिला तब राहुल घर में ही था, और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। डिटेल क्या है वो यहाँ पर समझे तो वहाँ पर नवभारत टाइम्स ने ऐसा लिखा कि पहले जान लीजिए कि वैशाली ठक्कर के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत डिटेल जो वहाँ पर लिखी है वो यहाँ पर पढ़े तो आपको याद होगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि संजना या ससुराल सिमर का जो एक टीवी शो आ रहा था उसमें अंजलि भारद्वाज जो है उनके बनी थी, जिसे नेगेटिव रोल प्ले करने का बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल का वहाँ पर गोल्डन पैटल अवार्ड भी ये वैशाली को मिल चुका है। ये दर्शक वैशाली को सुपर सिस्टर और मनमोहिनी सीजन 2 में भी देख चुके हैं। उनका आखिरी सीरियल जो है वो रक्षाबंधन था, और वैशाली जो है वो 29 इयर्स के पिता हरभजन सिंह ठक्कर के निवासी तेजाजी नगर के वहाँ पर शनिवार को रात में इंदौर के साईं बाग स्थित घर में अपने ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि अब जानिए सुसाइड नोट में राहुल के बारे में सजा दिलाने की एक बात की गई है, तो वहाँ पर वैशाली ने क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पर हम लोग समझे तो नवभारत टाइम्स ने उनका पूरा लास्ट पेज पे ब्यौरा दिया हुआ है। वो डिटेल कुछ ऐसी है कि पुलिस ने जो सुसाइड नोट वैशाली के घर बरामद की है उसमें राहुल नवलानी का एक जिक्र हुआ है। वैशाली ने लिखा कि राहुल ने मुझे परेशान कर रखा है और उसने मेरी दोस्ती का फ़ायदा उठाया हुआ है। मुझे राहुल ने इस कदर परेशान किया कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है, और राहुल ने धोखे से मेरे फ़ोटो के लिए फिर ये फ़ोटो वीडियो मेरे मंगेतर अभिनंदन, उनका नाम जो है वो अभिनंदन है उनके मंगेतर का, वो एनआरआई डॉक्टर है और व्यवसायी को भेज दिए हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि इसके बाद वैशाली अभिनंदन की सगाई टूट गई थी, और वैशाली ने डायरी के आखिरी पन्ने में ऐसा लिखा कि पापा और भाई आपसे मैं बहुत प्यार कर रही हूँ, और लेकिन राहुल और उस लड़की को सज़ा देना आपकी जिम्मेदारी है। सुसाइड नोट के एक पन्ने पर वहाँ पर 2.5 साल से ज़्यादा परेशान होने का जिक्र भी वहाँ पर वैशाली ने किया हुआ है। अब देखना ये रहेगा कि ये जो 2 नाम लेके उनकी मौत हुई है उसके ऊपर पुलिस क्या कार्यवाही करती है, और ये न्यूज़ के ऊपर हम लोग लगातार नज़र रखेंगे और आपको भी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं चौथे न्यूज़ की तरफ चले, और दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है वो हम लोग यहाँ पर समझे तो एक बात करनी है ग्वालियर की। गृह प्रधान अमित शाह की एक न्यूज़ आई है वो यहाँ पर हम लोग समझे तो ग्वालियर चलते हैं हम लोग, और वहाँ पर आउटलुक न्यूज़ मैगजीन है, उन्होंने अमित शाह की एक न्यूज़ वायरल की है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आउटलुक न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहा है कि शाह की शाही भोज के बहाने सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन ग्वालियर में हुआ और ग्वालियर में अमित शाह की वाहवाही हुई। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है जिसमें आउटलुक न्यूज़पेपर ऐसा लिखा कि वहाँ पर सिंधिया महल की भव्यता देखकर राजघराने के मुरीद हुए अमित शाह, और देश में भाजपा संगठन व सत्ता की शक्ति केंद्र कहे जाने वाले
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर में अपनी शाही वेलकम से काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि शाह को शाही भोज के बहाने केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया ने एक तरह से वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया हुआ है, और इसके तहत उन्होंने ग्वालियर चंबल की वहां पर राजनीति में खास वजन भी उनको मिल गया है। डिटेल कुछ ऐसी आई कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाकाल मंदिर में साथ साथ नजर आने वाले सिंधिया ने अब गृह मंत्री अमित शाह को भी अपने शाही अंदाज का दीवाना बनाकर अपना मुरीद जो है वो कर लिया है। और ऐसा क्या किया वो डिटेल जो है वो सबसे बड़ी वायरल हुई है। डिटेल समझे तो इसके वहां पर विरोधियों की जुबान भी बंद हो गई है। इस तरीके से एक तरह से भाजपा के आने के बाद वहां पर लगातार अपना कद बढ़ाने जा रहे हैं ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया, और संगठन व सत्ता के शक्ति केंद्र वहां पर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्री के अंचल के वहां पर विकास का लोकार्पण करने के लिए भी गए, और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल के विस्तार की आधारशिला रखने के लिए अमित शाह वहां पर गए थे। इसी बीच वहां पर रविवार को ग्वालियर अमित शाह पहुंचे थे, तो अमित शाह उनके करीबी ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया के आमंत्रण पर ग्वालियर वहां पर जय विलास पैलेस में शाही भोज के साथ मराठी इतिहास की गैलरी का शुभारंभ करने के लिए वहां पर पहुंचे। और वहां पर मतलब साफ है कि रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में लगभग 4 घंटे 11 मिनट तक उनके साथ रहे, ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया के साथ रहे अमित शाह, और इनमें से लगभग 1 घंटा 30 मिनट वह सिंधिया के महल में रुके, और वहीं पर शाही भोज का आनंद भी अमित शाह ने लिया। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि ग्वालियर अंचल की वहां पर स्थानीय राजनीति में इस शाही भोज को सिंधिया के शक्ति प्रदर्शन जैसा माना जाता है। और इसी बीच क्योंकि इससे पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने संसदीय क्षेत्र वहां पर कुनो के वहां पर श्योपुर नेशनल पार्क में चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आए थे, तो ये दोनों दिग्गजों के बीच ग्वालियर चंबल और अंचल में वहां पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और वहां पर यह लड़ाई भी छुपी नहीं है। अब बात करें संगठन की, तो संगठन में मजबूत पकड़ दिखाने के लिए ये शाही भोज किया गया था, ऐसा क्वेश्चन मार्क विविध सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। इसी बीच एयर टर्मिनल के विस्तार के शिलान्यास के बहाने सिंधिया महल में सत्ता केंद्र और प्रधानमंत्री के राइट हैंड कहे जाने वाले अमित शाह को वहां पर जय विलास पैलेस में शाही भोज पर आमंत्रित करने पर और आमंत्रण देने पर वहां पर राजनीतिक ग्वालियर के घराने में एक चर्चा भी हुई है कि इसी शाही भोज से स्थानीय राजनीति में सिंधिया की संगठन में मजबूत पकड़ भी वहां पर प्रदर्शित हुई है। डिटेल कुछ ऐसी वहां पर न्यूज़पेपर ने लिखी है कि जिससे स्थानीय राजनीति के समीकरणों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। और इसी बीच कांग्रेस में पूरा सम्मान न मिलने के बाद ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया ने भाजपा की सदस्यता ली है। इसके बाद अपनी दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया की राज तिलक वहां पर विरासत को वहां पर संभालने के लिए ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया ने सारा प्रयास भी वहां पर किया हुआ है। पर भाजपा की सदस्यता के लिए भाजपा की दूसरी पंक्ति के नेताओं में वहां पर प्रतिनिधित्व न चाहकर भी वहां पर शुरू हो गई है। अब देखना ये रहेगा कि भाजपा सरकार में ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया का नेतृत्व किस तरीके से आगे बढ़ता है, और देखना ये रहेगा कि ग्वालियर में भाजपा इस तरीके के जो प्रोग्राम हो रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें किस तरीके की सियासी मसला जो है वो हल करते हैं। अब एक बात करते हैं दूसरे स्टेट की तरफ हम लोग चलते हैं, और बात करनी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर जनसत्ता न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ डिटेल कुछ सामने लाई है, और डिटेल जो कुछ लिखी हुई है वो है लास्ट पेज के ऊपर जनसत्ता ने एक उत्तर प्रदेश की न्यूज़ लिखी है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़े तो वहां पर झांसी में मुलायम सिंह की स्मृति में बनेगा एक सबसे बड़ा म्यूजियम, ऐसा उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है जनसत्ता न्यूज़पेपर ने। और डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि झांसी में मुलायम सिंह की स्मृति में बनेगा म्यूजियम, और इसके बाद बुंदेलखंड से जुड़ी नेताजी की यादों का संजोगा जाएगा पूरा का पूरा ब्यौरा, और सपा पूर्व सांसद अपने खर्च पर करवाएंगे कंस्ट्रक्शन। और इसी बीच झांसी में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की याद में एक म्यूजियम बनाया गया है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि इसमें बुंदेलखंड के 7 जिलों से जुड़ी उनकी यादों को संजोगा जाएगा,
और इसी बीच वहां पर म्यूजियम का निर्माण कोई और नहीं बल्कि उनकी करीबी रहे सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव अपने खर्चे पर वहां पर गढ़मऊ रोड पर वहां पर करवाने जा रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी ही जनसत्ता ने लिखी है कि वहां पर वो जो इसके लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है, माफ कीजिएगा, इसके लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी बीच बुंदेलखंड से जुड़ी सभी यादों को संजोगा जाएगा। और मुलायम सिंह के निधन के बाद अखिलेश यादव ने सैफ मुलायम सिंह का संग्रहालय बताने की एक घोषणा की थी। इसमें अब झांसी में उनकी स्मृति में म्यूजियम बनाने की योजना पर काम किए जाने पर वहां पर काम शुरू हो गया है, जिसमें बुंदेलखंड से जुड़ी उनकी सभी यादों को वहां पर संजोगा जाएगा। म्यूजियम में मुलायम सिंह के बुंदेलखंड के सभी दौरे के फोटोग्राफ समेत रिकॉर्ड भी वहां पर उपलब्ध रहेगा और क्षेत्र के विकास के लिए मुलायम सिंह की ओर से किए गए कार्यों पर भी वहां पर फोटो और मॉडल के जरिए दर्शाया जाएगा, ऐसा जनसत्ता न्यूज़पेपर लिख रहा है। इसी बीच वहां पर दूसरा न्यूज़पेपर है और उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि म्यूजियम में पुराने समाजवादियों के बारे में भी जानने के लिए एक मौका मिलेगा। इसी बीच म्यूजियम का निर्माण जो है वो मुलायम के करीब और पार्टी के लंबे समय तक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव द्वारा संयोग के खर्च से गढ़मरू रोड पर ये पूरा का पूरा जो है वो म्यूजियम अनावरण होगा। इसका प्लान तैयार करना अभी शुरू हो गया है और मुलायम सिंह ने बुंदेलखंड को कई सौगातें दी है, इसका भी ब्यौरा होगा। डिटेल कुछ वहां पर न्यूज़पेपर ने ऐसी लिखी है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश के मजबूत गढ़ों में से बुंदेलखंड भी एक है। इसी बीच शुरुआत से मुलायम सिंह के बुंदेलखंड से लगाव रहा है और झांसी समेत वहां पर बुंदेलखंड के 7 जिलों में उनका खूब आना जाना रहता था। डिटेल कुछ ऐसी है कि 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर मुलायम सिंह ने बुंदेलखंड विकास निधि की शुरुआत की थी और तब से उन्होंने 5 करोड़ का उस टाइम बजट दिया था और दूसरे वहाँ पर सीएम बनने के बाद 25 करोड़ और तीसरी बार सत्ता में निधि का बजट बढ़ाकर 50 करोड़ रुपीस वहाँ पर बुंदेलखंड को दिया था। अब वहाँ पर देखना ये है कि अब यह निधि बढ़कर 200 करोड़ रुपीस तक वहाँ पर पहुँची है और इसके अलावा भी उन्होंने क्षेत्र के विकास में कई लिए गए योजनाओं की सौगात भी दी थी। अब देखना यह है कि जल्दी म्यूजियम बनाकर तैयार होगा। और पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने ऐसा कुछ बताया कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा बुंदेलखंड के विकास की प्राथमिकता रखी थी, तो क्षेत्र के विकास में भी उन्होंने कई सौगातें दी है और इसी चलते उनकी स्मृति में यहाँ पर एक म्यूजियम जो है वो खड़ा होगा और इसके लिए योजना तैयार हो चुकी है। जल्द ही ये म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसी वहाँ पर जनसत्ता न्यूज़पेपर लिख रहा है। अब एक बात करें दूसरे न्यूज़ की तरफ और दूसरे स्टेट की बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट जो है वो गुजरात की बात करी है। गुजरात में अभी दिवाली का माहौल चल रहा है। इसी बीच दिव्य भास्कर ने एक डिटेल दी है और बाजार में खरीदी की एक डिटेल दी है दिव्य भास्कर ने। क्या है ये डिटेल वो हम लोग समझे तो गुजरात में बाजार में दिवाली का दौरा शुरू हुआ है। दिवाली की खरीदी जो है वो जोर शोर से हुई है। इसमें वहां पर दिवाली की खरीदी के लिए लोगों ने 8 घंटे में 225 एटीएम में से निकाले 42 करोड़ रुपीस। डिटेल कुछ ऐसी वहां पर दिव्य भास्कर ने लिखी है कि वहां पर लोगों ने 8 घंटे में 225 एटीएम में से 42 करोड़ रुपीस वहां पर से निकाले और खरीदी में लग गए। दिवाली में वहां पर बाजारों में रौनक आ गई है और लोग इतनी खरीदारी कर रहे हैं कि रविवार को दोपहर 3 बजे तक वहां पर शहर के 225 में से 180 एटीएम खाली हो गए और बैंकिंग सेंटर से जुड़े अधिकारियों के अनुसार रविवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक यानी 8 घंटे में उसी बीच 225 एटीएम में से लगभग 42 करोड़ रुपीस वहां पर सभी लोगों ने वहां पर निकाले। खरीदी के लिए ये लोगों ने वहां से विड्रॉल किए हैं पैसे और शहर में राष्ट्रीयकृत और कोऑपरेटिव बैंक वहां पर निजी बैंकों के लगभग 225 एटीएम वहां पर सूरत शहर में है। इसमें एक एटीएम की क्षमता वहां पर 15 लाख रुपीस जितनी होती है और आमतौर पर एटीएम 20 से 24 घंटे में खाली होता है। इसी बीच आमतौर पर रोज 20 करोड़ रुपीस एटीएम से निकलते हैं वहां पर, लेकिन रविवार को दुगना रुपीस वहां पर निकाले गए और दिवाली के त्योहार पर बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी शुरू की है। इस साल दिवाली पर 10 से 20 और 50 रुपीस के नए नोट भी निकल रहे हैं।
इसी बीच रिजर्व बैंक ने शहर के बैंकों को नए नोट दिए हुए हैं और शहर के सभी करेंसी चेस में वहां पर दोगुना नोट एकत्र होने की परेशानी भी हो रही है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि स्कोर बोर्ड और स्कोप के उप मुख्यमंत्री कांजी भालानी ने ऐसा बताया कि आमतौर पर नए नोटों का स्टॉक जो है वो 15 दिन पहले आ जाता था, लेकिन इस बार बैंकों को आशा है कि सोमवार को नए नोट का स्टॉक जो है वो आ जाएगा और रविवार को 10 करोड़ रुपए से अधिक का रेडीमेड गारमेंट का कारोबार भी हुआ है। ऐसी डिटेल जो है वो गुजरात में आई है, क्योंकि गुजरात में अभी दिवाली की शुरुआत हो गई है और रविवार दोपहर 3 बजे तक 180 एटीएम खाली हो गए हैं। पहली बैंक में तरफ से ये लंबे समय तक एटीएम में पैसे नहीं भरे जाते थे और इससे ग्राहकों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नियम बनाया हुआ है कि इस नियम के तहत किसी भी बैंक के एटीएम के महीने में 10 घंटे भी बंद रहा तो 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो अब देखना ये रहेगा कि बैंकिंग सेक्टर्स में पिछले 1 वर्ष की बात करें तो लोगों ने द्वारा वहाँ पर शहर के विभिन्न बैंकों की शाखाओं में से कम डिपॉजिट जो है वो जमा की है। अब देखना ये रहेगा कि ये दिवाली का माहौल जो है वो कब तक रहता है, क्योंकि आज दिन भी वहाँ पर जो है वो कोरोना काल चल रहा है और देश जो है वो मंदी की मार सहन कर रहा है और मंदी के चपेट में भी है। अब बात करें दूसरे स्टेट की तरफ और दूसरा न्यूज़ हम लोग देखें तो एक जो है वो वहाँ पर नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर ने एक हरिद्वार की एक न्यूज़ दी है। क्या वहाँ पर एक डिटेल सामने आई है और दुख भरी न्यूज़ जो है वो हरिद्वार से आई है, वो यहाँ पर समझे। तो नवभारत टाइम्स ने एक न्यूज़ आत्महत्या की दी है, वो यहाँ पर समझे। तो वो नवभारत टाइम्स ऐसा लिखे कि खेत में पेड़ से लटके मिले 2 नर कंकाल, और क्या डिटेल हुई है, हत्या हुई है या फिर आत्महत्या हुई है, वो अभी पुलिस को पता नहीं है। ऐसी डिटेल दी है नवभारत टाइम्स ने। उन्होंने डिटेल कुछ ऐसी लिखी है कि खेत में पेड़ से लटके मिले 2 नर कंकाल, हत्या या कुछ और, ऐसा क्वेश्चन मार्क सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। इसी बीच हरिद्वार में वहाँ पर आज होगा खुलासा और उत्तराखंड के वहाँ पर हरिद्वार में वहाँ पर रविवार की देर रात वहाँ पर सिडकुल थाने क्षेत्र में एक युवक और युवती की नरकंकाल मिले हैं और वो जो है वो पेड़ से लटके हुए नरकंकाल मिले हैं। यह दोनों कंकाल डेसा चौक के पास एक खेत में लगी हुई खाई में पेड़ से लटके हुए थे और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दोनों कंकालों को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए वहां पर भेज दिया गया है। अभी तक ये इन कंकालों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस के मुताबिक दोनों शव बुरी तरीके से सड़ चुके हैं और हड्डियां भी टूटकर नीचे गिर रही है और पुलिस दोनों कंकालों की पहचान कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस को अब तक पता नहीं चला है कि ये नरकंकाल किसके हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार की देर रात को एक सब्जी विक्रेता ने इन दोनों शव को फंदे से लटका कर देखकर वहां पर पुलिस को आगाह किया और पुलिस को वहां पर फ़ोन किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लेकिन अंधेरा होने से खाई खतरनाक होने की वजह से उस समय शव नहीं उतारा जा सका और करीब 1-1.5 घंटे के बाद पुलिस ने मौके पर रोशनी की व्यवस्था की और वहां पर फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौजूदगी में पहुंच गई। उनके शव को वहां पर उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहां पर नवभारत टाइम्स ने जो डिटेल लिखी है वो यहाँ पर पढ़े तो पुलिस ने बताया कि युवती के बाल जो है वो फंदे में लिपटे हुए थे और बुरी तरीके से सड़ चुके हैं पूरे का पूरा शव। शेड्यूल्ड वहां पर थाना अध्यक्ष प्रमोद उनियाल ने बताया कि मध्य रात्रि में दोनों शव के फंदे से उतारकर वहां पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि शव उतारने के बाद प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह शव एक युवक और युवती के हैं और दोनों शव बुरी तरीके से वहां पर सड़ चुके हैं और उनकी हड्डियां टूटकर इधर उधर बिखरी पड़ी थी और आशंका है कि इन दोनों की मौत जो है वो करीब 1 महीने पहले हुई है। अब वहां पर देखना ये रहेगा कि ये नरकंकाल और युवती की लाश जो मिली है वो किसकी है और प्रशासक इसके ऊपर क्या कड़ी कार्यवाही करता है। तो दर्शक मित्रों, ये था हमारा समाचार का सच, जिसमें सभी जो बड़े न्यूज़ होते हैं वो आपको दिखाने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार।